माना कोई अनंत लंबाई का चालक तार जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब माना इस तार को स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है। वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है। मोड़ा गया। इस पर कोई सूक्ष्म अवयव जिसकी लंबाई dl है जो चुंबकीय क्षेत्र B की ही दिशा में है। तब एम्पियर के नियम से एक मिनट देखो बेटा इधर। हेलो, एम्पियर को नियम का होता है इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर हमारे पास क्या होता है डी एल। क्या होता है डी एल। तो बाबूजी हमारे पास इंटीग्रल वेक्टर डी एल बराबर तुम्हें मालूम है यहाँ से हो जाएगा बी डी एल और यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा। बट तुम्हें मालूम है समान दिशा में थीटा इक्वल टू, तो इंटीग्रल वेक्टर बी और डॉट हमारे पास वेक्टर डी एल। अब बाबूजी जहाँ से देखेंगे वेक्टर डी एल बराबर जहाँ से निकालो तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारे पास चल रहा है बी बाहर आ जाएगा इंटीग्रल डी एल और cos 0 की वैल्यू 1। तो हमारे पास जहाँ से क्या आ जाएगा, अब जहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल वेक्टर बी और इंटू हमारे पास वेक्टर डी एल बराबर, और जहाँ से बी और इंटू बचेगा केवल इंटीग्रल डी एल। बट हमें मालूम है इंटीग्रल डी एल का मतलब है पूरे वृत्त का परिधि, पूरे वृत्त की यानी वृत्तखंड की लंबाई। तो पूरे वृत्तखंड की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो डी एल है, पूरे की निकालेंगे तो परिधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि जहाँ से देखो ये वाला जो भाग है वो हमने डी एल ले लिया है, दोनों की लंबाई की जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है, इसीलिए थीटा बराबर 0। पूरे वृत्त के तार निकालेंगे तो एक चक्कर चलाने में दूरी बराबर वृत्त की परिधि होती है, एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि। तो इंटीग्रल डीएल बराबर हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 2 पाई और क्या हो जाएगा r। इसीलिए बाबूजी यहाँ से देखेंगे, इसलिए इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर हमारे पास बी इंटू हमारे पास है 2 पाई r समीकरण नंबर। बट हमारे पास जहाँ से देखेंगे एम्पियर के नियम से कहते हैं एम्पियर के नियम से, एम्पियर के
नियम से जब हम निकालेंगे तो इंटीग्रल वेक्टर डी डॉट वेक्टर डी एल बराबर जो तुमने लिखो है म्यू जीरो इंटू का लिखो है, यही तो है नियम। समीकरण नंबर का आएगा 2 आएगा। समीकरण 1 बा 2 से, समीकरण 1 बा 2 से तो जहाँ से देखो तो b इंटू 2πr इक्वल टू बाबूजी हमारे पास म्यू नॉट और इंटू आई, जहाँ से b चाहिए तो b बराबर वही आया म्यू नॉट अपॉन 2π आई अपॉन मात्रा का होता है, उतार लीजिए फटाफट। बातें बना लियो। देखो जब नर्म लोहे की क्रोड पर, कोई दिक्कत ना, जब किसी एक ही बात है, जब नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड पर तवे के पतले तार के अनेक फेरे लपेट दिए जाते हैं तो यह समायोजन परिनालिका कहलाता है। जिसके किनारों को छोड़कर भीतर सब जगह चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है तथा बाहर की ओर इसका प्रभाव बहुत कम होता है। माना कोई धारावाही आयताकार लूप जिसकी भुजा AB परिनालिका के अंदर है तथा इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तब परिनालिका से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन
देखो इस प्रणालिका से बद्ध कुल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसकी भुजाएं कितनी है बेटा? 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम रेखीय समाकलन निकालेंगे ए से लेके बी तक। कहाँ तक निकालेंगे? ए से लेके बी तक। अब ए से चलना स्टार्ट हुआ है तो ए से लेके हमने बी तक निकाला, जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। कैसी है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इधर ही ए से बी के धारा की भी दिशा है, अर्थात इसकी जो लंबाई एल है उसकी भी दिशा, ए से हम बी की तरफ चल रहे हैं तो दोनों की दिशाएं कैसी हैं? समान। अगला हम फिर चलेंगे बी से लेके कहाँ चलेंगे? सी तक, फिर सी से लेके चलेंगे डी तक, फिर डी से लेके चलेंगे ए तक। तो टोटल रेखीय समाकलन मिल जाएगा? मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? एम्पियर का परपति नियम कहता पेन मत खा, बुद्धि के साथ साथ क्यों परेशान कर रहा है। तो वेक्टर हमारे पास जैसे देखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू अपर लिमिट ए बी लोअर लिमिट ए। तो हमारे पास इंटीग्रल बी आपके पास डॉट आपके पास वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल प्लस एंड आपके पास बी से लेके सी तक वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, फिर सी से लेके डी तक, यानी आपके पास सी से लेके डी तक। फिर आपके पास जहाँ से देखेंगे बाबूजी डी से लेके जो हमारे पास है और जहाँ तक चलेंगे ए तक। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे जो अपर लिमिट जहाँ से हम चलते हैं उसे लोअर लिमिट में रखते हैं और जहाँ तक चलते हैं उसे अपर लिमिट में रखते हैं। अब बाबूजी लिखने वाले बंद कर दो ना, समझ में कुछ भी नहीं आएगा कंजरो। अगला हमारे पास जहाँ से देखो तो इसीलिए अब जहाँ से निकालें, अब जहाँ से देखो बट बी सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर इंटीग्रल, उसके बाद जहाँ से देखेंगे डी ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बराबर बाबूजी 0 बराबर 0। अब कैसे? क्यों? वेक्टर बी एवं डी एल के बीच 90 अंश का कोण है। कितने अंश का? 90 अंश का कोण है। अतः जब हम बोलेंगे तो इंटीग्रल वेक्टर बी और डॉट हमारे पास वेक्टर डी है तो बराबर इंटीग्रल और जहाँ तक बी और जहाँ से हमारे पास हो जाएगा डी एल बोल दे तो बी डी एल और cos 90। cos 90 को मान का होता है 0 और जहाँ तक हमारे पास कछु ले लो तो जाको cos 90 को मान 0 से सबरे कहाँ आ जाएंगे? आएगी समझ में करना। जहाँ तक देखो जवाई दिशा तो समान है तो थीटा बराबर जाके रहेगा 0 अंश ए से लेके बी तक। अब उसके बाद जहाँ तुम्हें देखे बी से लेके सी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 90 अंश का कोण बढ़ रहा है तो इसीलिए जो दोनों के मान कहाँ आए गए 0। और इंटीग्रल सी डी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर 0, क्योंकि परिनालिका के बाहर मैंने अभी बताया था उसमें लिखाया था परिनालिका की सब जगह चुंबकीय क्षेत्र समान होता है तथा बाहर की ओर इसका प्रभाव बहुत कम होता है। प्रभाव कैसा होता है? बहुत कम, क्योंकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होता है। कैसा होता है? आई गई समझ में? कहना आई गई। अब कोई पूछे जहाँ शून्य क्यों आएगा तो बाबूजी यहाँ से देखें क्योंकि प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? धारा तो अंदर बह रही है, जो बाहर है चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के अंदर जब हम करेंगे तो उसी में विद्युत क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, लेकिन बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? अब तो जहाँ में 3 टर्म गायब है गए। कितने गायब है गए? कौन कौन से बाबूजी गायब है गए? 1 2 3। तो हमारे पास तब इसीलिए हमारे पास जहाँ से देखेंगे इंटीग्रल वेक्टर बी और डॉट आपके पास वेक्टर डी है बराबर, अब जहाँ से सिर्फ जे रहेगा इंटीग्रल यानी अपन लोअर लिमिट ए बी और जहाँ से बी और जहाँ से रहेगा डी एल और जहाँ हम लिख सकता है cos थीटा। बट हमारे पास जहाँ से देखेंगे थीटा बराबर जाके लिखा होगा, क्योंकि डी एल एवं बी समान दिशा में, बी समान दिशा में
तो समान दिशा में है तासो बाबूजी, यहाँ से हमारे पास है वो समान दिशा में, तो यहाँ से हमारे पास क्या है वो यानी 0। तो यहाँ से लगाओ इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर, अब जब cos 0 का मान रख देंगे तो इंटीग्रल हमारे पास जहाँ पे जाएगा बी डी एल cos 0। तो इंटीग्रल हमारे पास जहाँ से देखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर बी, और जहाँ तक तो इंटीग्रल बचेगा सिर्फ डी एल। क्या बचेगा? और डी एल को समाकलन करो, जाको ए से लेके बी तक समाकलन करेंगे तो जाकी लंबाई ए से लेके बी तक कितनी होगी? एल। तो हमारे पास जहाँ तक सो हमारे पास इंटीग्रल जहाँ से अगला लिख देते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर बी और इंटू हमारे पास आएगा एल, समीकरण नंबर 5। अब उसके बाद जहाँ से देखो समीकरण नंबर का आएगा फर्स्ट आएगा। ओके, यदि हमारे पास जहाँ से देखेंगे तो जहाँ तक आएगा समीकरण नंबर हमारे पास यानी बी इंटू एल बराबर समीकरण नंबर 5। यदि एकांक लंबाई में पैरों की संख्या काय की बेटा पैरों की संख्या हमारे पास जहाँ से देखेंगे बाबूजी n हो, कितनी हो? तब l लंबाई में फेरों की संख्या, तब लंबाई कितनी आ गई? ये फेरे l लंबाई में से लगे हैं। अच्छा देखो लंबाई में, तो हमारे पास एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n, तब l लंबाई में फेरों की संख्या बाबूजी n इंटू एल होगी। तब इनमें कुल धारा अरे लला कुल धारा बराबर हमारे पास है जे देखो एक फेरे में बह रही है I और NL फेरे में कितनी बहेगी? N इंटू एल और इंटू कितनी बहेगी ना बहेगी? एक फेरे में बह रही है I और फेरों की संख्या कितनी है? NL, तो कितनी बहेगी अब? NL I। तब एम्पियर के नियम से कहते हैं एम्पियर के नियम से अब एम्पियर को नियम कहा तो एम्पियर को नियम तो इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू 0 और इंटू आई को मतलब कुल धारा, आई को मतलब अब जब हम आई 0 कर देते क्योंकि आई 0 मीन्स आप लिख सकते हो यहाँ से परिणामी धारा। क्या बेटा? ठीक है, तो हमारे पास जहाँ तक तो हो जाएगा तो आई 0 को मान रख दो तो इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट इंटीग्रल वेक्टर डी एल, तो म्यू 0 एन एल और जहाँ तक आए जे आई। समीकरण नंबर का दे दो हमने सेकंड। अब समीकरण नंबर सेकंड दे दो तो जहाँ तक हमारे पास बचेगा समीकरण 1/2 से। अब लल्ला 1/2 से निकालो। अब जहाँ तक हमारे पास आओ तो b इंटू एल जा लगाओ म्यू 0 इंटू एल एन इंटू एल इंटू एल से एल खच्चू हो गई। तो हमारे पास जहाँ तक है म्यू नॉट इंटू एन और हमारे पास आई। तो बाबूजी जाको मात्रक तुम्हें मालूम है क्या हो तो है टेस्ला। यदि हमारे पास जहाँ से देखेंगे कुल फेरों की संख्या, क्या बेटा? कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, का हो? कैपिटल एन। तो एन बराबर एक सूत्र होता है एन और ताके बट्टे स्मॉल एन, तो बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 कैपिटल एन ताके बट्टे एल और इंटू आई मात्रक का आ जाएगा। ताल लो बाबूजी। पढ़ाई तो आती तो 3-4 पढ़ाई खाए पीवे कर लेना पूरे दिन पढ़ा।